नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। 8 बज चुके हैं और आइए शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम किसान निधि के तहत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त की जारी। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का हुआ शुभारंभ। किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उर्वरक की 3.5 लाख खुदरा दुकानों को किसान समृद्धि केंद्रों में किया जाएगा परिवर्तित। प्रधानमंत्री ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का किया शुभारंभ। भारत यूरिया बैंक को किया लॉन्च। कहा, इससे किसान को हर तरह के भ्रम से मिलेगी मुक्ति। बेहतर खाद कम कीमत और आसानी से पर्याप्त मात्रा में होगी उपलब्ध। प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में वर्चुअल तरीके से की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत। योजना के तहत पूरे गुजरात में 50 लाख लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाएगा पीएम जय मां कार्ड। कहा, इससे कुछ गुणवत्ता की सस्ती चिकित्सा सेवा होगी उपलब्ध। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कसा शिकंजा। सीबीआई की पूछताछ विरोध में प्रदर्शन कर रहे कई आप नेताओं को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। पूछताछ से पहले रोड शो करने पर बीजेपी का सिसोदिया पर हमला। कहा, ऐसे रोड शो किया जैसे कोई भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप लेकर लौटे हों। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए चुनाव का काम पूरा। दिल्ली सहित देश भर में पार्टी के मतदान केंद्रों पर डाले गए वोट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला। बुधवार को आएंगे नतीजे, बीजेपी ने बताया फर्जी चुनाव। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति ने नियुक्त किया देश का अगला सीजेआई। 9 नवंबर को संभालेंगे पद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधीनगर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के गुजराती संस्करण का किया विमोचन। कहा, नरेंद्र मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री या जननेता नहीं, वो देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक और बड़े समाज सुधारक, जनता से सीधे संवाद करने वाले महात्मा गांधी के बाद दूसरे नेता। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी पर मंडराया खतरा। नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने पीएम लिज ट्रस की ओर से पिछले महीने घोषित लगभग सभी कर कटौती को पलटने का किया ऐलान। किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक और कृषि संबंधी अन्य सामग्री सस्ती दरों पर मिले, जिससे वे कृषि उत्पादन को बढ़ाने और अपनी आय में वृद्धि करने के लिए नई तकनीकों को अपना सकें। किसानों के लिए 2 महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई। पहला है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और दूसरा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर कहा जा रहा है। अब सभी प्रकार के प्रमुख उर्वरकों के लिए सिंगल ब्रांड भारत का उपयोग किया जाएगा। देश का कृषि क्षेत्र आधुनिक हो, किसान सक्षम हो और भविष्य की चुनौतियों का स्वदेशी समाधान हो। कृषि और किसान दोनों को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने खाद के मानकीकरण के तहत एक राष्ट्र एक उर्वरक भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया। अभी तक इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण
और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। और ये ब्रांड है भारत। प्रधानमंत्री ने उर्वरक क्षेत्र की एक अंतर्राष्ट्रीय ई पत्रिका इंडियन एज का भी लोकार्पण किया, जिसमें उर्वरकों की जानकारी के साथ ही कृषि क्षेत्र की कई सूचनाएं उपलब्ध हैं। उर्वरक उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रधानमंत्री ने जहां संकल्प जताया, तो वहीं उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सरकार 75 से 80 रुपए प्रति किलो उर्वरक खरीदती है और किसानों तक इसे 5 से 6 रुपए प्रति किलो तक में वितरित करती है। ऐसे में सरकार का 2.5 लाख करोड़ रुपए मौजूदा वर्ष में यूरिया आयात करने में खर्च आया है। उन्होंने बताया कि इस स्थिति को बदलने के लिए साल 2014 के बाद केंद्र सरकार लगातार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। 2 दिवसीय किसान सम्मेलन के दौरान एक और बड़ी पहल प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में हुई। ये केंद्र बीज से बाजार तक किसानों के मददगार साबित होंगे। पहले चरण में 600 केंद्रों का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की गई। देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि नकद हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राशि किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। कृषि में बढ़ते नवाचार, तकनीक और नई फसल उगाने के प्रति किसानों के उत्साह की प्रधानमंत्री ने सराहना की। उन्होंने सम्मेलन में हिस्सा ले रहे विभिन्न स्टार्टअप प्रदर्शनी को देखा और विस्तार से जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में देश में जहां 2014 में सिर्फ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 3,000 तक जा पहुंची है। ये स्टार्टअप सशक्त भारत और आत्मनिर्भर भारत में अहम योगदान दे रहे हैं। ओपी और अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से PMJAY-MA योजना आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री ने वितरित किए। राज्य के सभी 50 लाख लाभार्थियों को ये कार्ड eKYC पूरा करने के बाद दिए जाएंगे। अब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का इलाज कराने की सुविधा उन्हें मिल सकेगी। राज्य में पहले से ही जारी MA, MAV और AB PMJAY के लाभार्थी एकीकृत PMJAY-MA कार्ड के लिए पात्र हैं। और दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मुख्य आरोपी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से आज सीबीआई ने पूछताछ की। लेकिन सीबीआई से पूछताछ से पहले जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने रोड शो किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हुई। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने रोड शो इस तरह से किया है, ऐसा लगता है जैसे भ्रष्टाचार में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं।
दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कस दिया है। सीबीआई ने आज इस मामले में सिसोदिया से लंबी पूछताछ की। सीबीआई ने सुबह 11 बजे सिसोदिया को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया था। सीबीआई मुख्यालय में अधिकारियों ने उनके लिए सवालों की फेहरिस्त बना रखी थी। इन्हीं सवालों पर उनसे पूछताछ हुई। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से कई चरणों में पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ से पहले सिसोदिया ने जो कुछ किया वो सियासी घमासान का विषय बन गया। सीबीआई दफ्तर पहुंचने से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट भी गए। वहां भी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जुटे थे। पूरे मामले को सियासी रंग देते हुए सिसोदिया पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जुलूस लेकर सीबीआई दफ्तर पहुंचे। सीबीआई दफ्तर पहुंचने के बाद पार्टी सांसदों और विधायकों ने इस पूछताछ के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सभी कार्यकर्ता सांसद सीबीआई दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन करते दिखे। सांसदों और कार्यकर्ताओं के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई को हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने कहा है कि वे ऐसे रोड शो कर रहे हैं जैसे कोई भ्रष्टाचार का वर्ल्ड कप लेकर लौटे हों। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ता विरोध नहीं, उनका समर्थन करने गए थे। कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। उस दिन इन लोगों को मौका नहीं होता है कि हम जा करके राजघाट समाधि पर खड़े हो। यहां माननीय एलजी को चिट्ठी लिखना पड़ता है और उनको याद दिलाना पड़ता है उनकी बेशर्मी का। और जब ये फंसते हैं अपने गुनाहों से भ्रष्टाचार की दलदल में, तो गांधी जी की आड़ लेने पहुंच जाते हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, वो तो आजादी के, देशभक्ति के तराने गा रहे हैं। वहां पे देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी पे गर्व करने के लिए वहां पे तालियां बजा के हमारे कार्यकर्ता उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मसले पर आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया और कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आई थी, लेकिन अब वह सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बन गई है। जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। गौरतलब है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाने में बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार ने इसके तुरंत बाद इस नीति को वापस ले लिया था। जांच के ऐलान के बाद सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आरव गोपीकृष्ण के परिसरों के अलावा कई और स्थानों पर छापा मारा गया। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में कुल 14 आरोपितों के नाम हैं। इसमें मनीष सिसोदिया का नाम सबसे ऊपर है। सिसोदिया पर आरोप है कि जब आबकारी विभाग ने शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए तो इस दौरान उन्होंने प्राइवेट वेंडर्स को करोड़ों का फायदा पहुंचाया, साथ ही लाइसेंस फीस माफ कर फायदा पहुंचाया गया। शैलेंद्र, विक्रमजीत और उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हो ही गया। देश भर में सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच मतदान हुआ और मतगणना बुधवार को होगी। कांग्रेस भले ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का दावा कर रही हो, लेकिन बीजेपी इसे फर्जी बताते हुए कह रही है कि ये प्रॉक्सी कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव है। 2 दशक से ज्यादा वक्त के बाद सोमवार को कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित देश भर के 68 मतदान केंद्रों पर सोमवार को नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान हुआ। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद शशि थरूर चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करीब 9000 पार्टी कार्यकर्ता मतदाता सूची में रहे।
मतदान मतपत्रों के माध्यम से गुप्त तरीके से कराया गया। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय और प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में बने मतदान केंद्रों पर और देश भर में सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच मतदान हुआ। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने पार्टी मुख्यालय में मतदान किया। दोनों एक साथ पार्टी मुख्यालय में आई थीं। पार्टी मुख्यालय में ही कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं सहित पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मतदान किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोमवार को मतदान में पहली बार भाग लिया। भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे नेताओं के लिए एक विशेष बूथ का निर्माण किया गया था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोट डाला। पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनावी मतदान में उतरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में और शशि थरूर ने अपने गृह राज्य केरल में मतदान किया। ठीक ढंग से चुनाव चला। अब देखेंगे 4 बजने के बाद जो 19 तारीख सुबह काउंटिंग होगी, उस वक्त क्या परिणाम निकलेगा उस वक्त मालूम होगा। Those who come and vote freely out of their own consciences, they will decide ultimately how the party progresses in the future. कांग्रेस के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि वह पूरी चुनाव प्रक्रिया से संतुष्ट हैं और दावा किया कि मतदान पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी है। हालांकि बीजेपी ने इन चुनावों पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी करार दिया है। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड और रिग्ड इलेक्शन है। और ये बात स्वयं शशि थरूर जी ने इसका प्रमाण दिया है, ये कहकर कि आज अनइवन प्लेइंग फील्ड है इसमें। और जो खड़गे जी का बयान भी सामने निकल कर आया है कि गांधी परिवार के दिशा निर्देश के अनुसार ही वो काम करेंगे, इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कांग्रेस पार्टी में कोई आंतरिक चुनाव नहीं होते और कांग्रेस पार्टी में परफॉर्मेंस या चुनाव मैटर नहीं करते, केवल और केवल परिवार मैटर करता है। मतदान समाप्ति पर अब सभी मतपेटियों को सील कर दिल्ली लाया जाएगा। यहाँ इन्हें पार्टी मुख्यालय में स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। बुधवार को मतों की गिनती की जाएगी। कांग्रेस की आजादी के बाद के इतिहास में छठी बार असल में चुनाव हो रहा है। ज्यादातर समय गांधी परिवार के ही सदस्य निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा संबोधित करेंगे। इंटरपोल की 90वीं महासभा 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलेगी। इस बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, विभिन्न देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। ये महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक करती है। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासेर अल रईसी एवं महासचिव श्री जर्गन स्टॉक और CBI निदेशक भी मौजूद रहेंगे।
It is of particular matter of real happiness for us that this coincides with the 75th year of India's independence celebration. So this particular General Assembly is also very, very important because the centenary celebrations of Interpol are being kicked off from New Delhi during this General Assembly from 18th to 21st of October 2022. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गांधीनगर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री या जननेता नहीं, वो देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक और बड़े समाज सुधारक हैं। राजनाथ सिंह ने पीएम को जनता से सीधे संवाद करने वाले महात्मा गांधी के बाद दूसरे नेता बताया। गुजरात की धरती पर ये उस पुस्तक का विमोचन है जिसमें गुजरात के ही एक सपूत के 2 दशक के जन कल्याण कार्यों और सेवा समर्पण का तफसील से जिक्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित गणमान्य हस्तियों की मौजूदगी में गांधीनगर में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी के गुजराती संस्करण का विमोचन किया गया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब सिर्फ प्रधानमंत्री या जननेता नहीं रहे, वो देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक और बड़े समाज सुधारक साबित हो रहे हैं। इस देश की नब्ज को पहचानने वाला और जनता से सीधा संवाद करने वाला महात्मा गांधी के बाद यदि कोई दूसरा नेता है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र भाई मोदी। महात्मा गांधी ने देश के करोड़ों लोगों को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। अब मोदी जी ने क्या किया? नरेंद्र मोदी ने देश के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से देश के आम लोगों को जोड़ा। यही मोदी मैजिक। रक्षा मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी इतिहास की एक ऐसी लकीर हैं जो देश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार उकेरी गई है। रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा अदा की गई बेमिसाल भूमिका को सराहा। आतंकवाद की तरह देश में नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद। मित्रों, आपको जानकर खुशी हो गई जहां पर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट आफ्स्पा जिसे बोलते नॉर्थ ईस्ट में अधिकांश क्षेत्रों में लगा हुआ था, 80% को समाप्त कर दिया। अब नॉर्मल सी आ गई है नॉर्थ ईस्ट, काफी हद। यह है केवल पैराडाइम जो शिफ्ट हुआ है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कड़े फैसले के कारण ही हुआ है। न होता उनके निर्णय लेने की क्षमता तो अद्भुत है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी की जन कल्याण की अवधारणा समावेशी रही है। 2 decades ago, our dynamic leader Shri Narendra Modi ji arrived with his model of good governance, first as CM Gujarat and then from 2014 as a Prime Minister of India. This model of good governance is all inclusive. This model is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. It is because of all, participation of all, and it emerges from Modi ji's deepest concern for the vulnerable section of the society, poor, Dalit, tribal, women and youths. मोदी एट 20 पुस्तक 22 क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए 21 लेखों का संकलन है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रमुख के रूप में 20 वर्ष की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिंतन और कार्य निष्पादन के विभिन्न पहलुओं को सामने लाया गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर डिफेंस एक्सपो के लिए पूरी तरह से तैयार है। 18 से 22 अक्टूबर तक होने वाले इस बार के डिफेंस एक्सपो का 19 अक्टूबर को पीएम मोदी औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में 125 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। डिफेंस एक्सपो एक बार फिर से वापस आ गया है। पिछली बार साल 2020 में हुए लखनऊ डिफेंस एक्सपो के बाद अब इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने जा रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक होने वाले इस बार के डिफेंस एक्सपो पिछली बार की तुलना में अधिक बड़ा होने जा रहा है। 19 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफेंस एक्सपो का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। एक्सपो में 125 करोड़ से अधिक के निवेश की उम्मीद है। संभावना है कि एक्सपो में 400 से अधिक कंपनियां निवेश के लिए यहां पर MOU पर साइन कर सकती हैं। जो भारत कभी आज के कुछ वर्षों पहले
दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता था, आज वो हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यू में आकर खड़ा हो गया है हमारा भारत। इस एक्सपो की थीम यानी पाथ टू प्राइड माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है। इस बार एक्सपो में 1320 से अधिक रक्षा कंपनियां शिरकत कर रही हैं। एक्सपो करीब 1 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगाया गया है। गुजरात के लिए ये डिफेंस एक्सपो बेहद ही खास होने जा रहा है। गुजरात की कंपनियां 33 MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना कर रही हैं। इससे गुजरात में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की उम्मीद है। भारत के डिफेंस सेक्टर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे समर्पण के साथ पाथ टू प्राइड की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। गांधीनगर में आयोजित इस डिफेंस एक्सपो की कई विशेषताएं होंगी। इस एक्सपो में HAL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित ट्रेनर विमान का पहली बार प्रदर्शन होगा। इसके अलावा स्टार्टअप और उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी मदद की जाएगी। पहली बार 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में पवेलियन स्थापित करेंगे। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान पहले 3 दिन व्यापार के लिए एक्सपो होगा, जबकि 21 और 22 अक्टूबर आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक के सबसे बड़े इस भारतीय डिफेंस एक्सपो में जहां आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर है, तो कोशिश इस बात की भी है कि कैसे भारतीय रक्षा क्षेत्र के उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। वहीं ये मौका है कि जब हिंद महासागर क्षेत्र और अफ्रीकन साझेदारों के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करना और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान कर नए संबंधों को स्थापित करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि भारत के सामने डिफेंस एक्सपो 2022 एक मौका होगा, जहां भारत पूरी दुनिया को ये बताना चाहेगा कि कैसे भारतीय रक्षा उत्पादन अपना विस्तार कई क्षेत्रों की ओर कर रहा है। डिफेंस एक्सपो 2022 जिसकी थीम ही है पाथ टू प्राइड, यानी हम प्रतिबद्ध हैं अपनी उस लक्ष्य को लेकर जो आत्मनिर्भरता की बात कहती है। और इस बार के डिफेंस एक्सपो में करीब 1300 कंपनियां भागीदारी निभा रही हैं, जिनकी पिछली बार संख्या करीब 1000 की थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डिफेंस एक्सपो 2022 एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो है, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर कुमार के साथ ओम प्रकाश दास, DD न्यूज के लिए गांधीनगर से। और जस्टिस धनंजय भाई चंद्रचूड़ को देश का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस चंद्रचूड़ को 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। वो 9 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश UU ललित की जगह कार्यभार संभालेंगे। CJI के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। अपने उदार और प्रगतिशील निर्णयों के लिए जाने जाने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस YV चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए न्यूज़ नाइट। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली की हवा खराब होने लगी है। सोमवार को भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पंजाब सहित NCR के कई इलाकों में आ रही पराली जलाए जाने की खबरों ने दिल्ली वालों की चिंता को और बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली में सर्दी से पहले वायु गुणवत्ता के खराब स्तर ने दस्तक दे दी है। सोमवार को भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई। लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 169 और PM 10 का स्तर 206 रिकॉर्ड किया गया। शहर के ITO में वायु गुणवत्ता सूचकांक 242 दर्ज किया गया। यहां वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में रही। उधर पंजाब सहित NCR के कई जिलों से आ रही पराली जलाए जाने की खबरों ने दिल्ली वालों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे लगे इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन संबंधी आयोग
हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। आयोग की माने तो इस साल पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी देखी जा रही है। 2021 के 2375 की तुलना में इस बार पंजाब में अब तक ऐसी 1444 घटनाएं ही दर्ज की गई हैं। हरियाणा में यह संख्या पिछली बार के 1026 की तुलना में इस बार अब तक मात्र 244 है। एनसीआर के यूपी क्षेत्र में 2021 में पराली जलाए जाने की 30 घटनाएं सामने आई थीं। इस बार अभी तक यह संख्या केवल 5 है। पराली जलाए जाने संबंधी घटनाओं की रोकथाम को लेकर आयोग पंजाब और एनसीआर की संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ संपर्क करके स्थिति की समीक्षा कर रहा है। आयोग ने कृषि, पर्यावरण सचिवों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स के साथ हालात की निगरानी कर रहा है। हाल ही में पंजाब के 23 कलेक्टरों और जिला अधिकारियों, हरियाणा के 22 जिला अधिकारियों और जिला आयुक्तों और उत्तर प्रदेश के 8 एनसीआर जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस दौरान धान की कटाई के बाद पराली जलाए जाने पर नियंत्रण संबंधित उपायों को सख्ती से लागू किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि जागरूकता, जरूरी मशीनरी की उपलब्धता और निगरानी द्वारा हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित गांवों में पराली जलाए जाने पर नियंत्रण की रणनीति पर अमल जारी है। पराली या फसलों के अवशेष जलाए जाने से हर साल दिल्ली एनसीआर का दम घुटने के हालात पैदा होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार ऐसे सभी उपाय किए जा रहे हैं जिनसे हालात को बिगड़ने से रोका जा सके और पराली जलाए जाने की घटनाएं नियंत्रण में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी वजह है देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था। इस बीच ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा है कि सरकार ने पिछले महीने घोषित लगभग सभी कर कटौती में बदलाव होगा। हंट ने कहा कि घर की खरीद पर भुगतान किए गए स्टैंप शुल्क में कटौती और राष्ट्रीय बीमा वृद्धि को खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अप्रैल के बाद घरेलू और व्यावसायिक ऊर्जा बिलों की समीक्षा की जाएगी। यूके में पिछले दिनों क्वासी क्वार्टेन को वित्त मंत्री के पद से हटाकर हंट को बनाया गया था। वे लिज ट्रस के आर्थिक कार्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं और उम्मीद है कि 23 सितंबर को सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कर कटौती की घोषणा के बाद से बॉन्ड मार्केट रूट को रोकने की कोशिश करने के लिए एक बयान दिया जाएगा। विगत 6 सालों में लिज ट्रस ब्रिटेन के चौथी प्रधानमंत्री हैं। वे देश में फिर से आर्थिक विकास की गति को तेज करने और करों में कटौती का वादा कर सत्ता में आई थी। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कर योजना को आगे बढ़ाएंगे। और किसानों को लेकर सरकार ने आज 2 बड़ी घोषणाएं की हैं और उन्हीं घोषणाओं पर आधारित आज का हमारी चर्चा भी है। आज का हमारा विशेष है विज्ञान और तकनीक से मजबूत हो रहा भारत का किसान। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रमोद मेहरदा। डॉक्टर प्रमोद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से हमारे साथ जुड़ गए हैं संयुक्त सचिव नीरजा अदीदम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी। नीरजा जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। आखिर वो क्या समस्याएं किसानों के सामने आ रही थी कि इतनी बड़ी योजना से अब आने वाले समय में खासकर उन छोटे किसानों की जिनकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, उनको एक बड़ी राहत, बड़ा फायदा, कालाबाजारी और तमाम जो चीजें अभी तक समस्या के तौर पे उनके सामने आ रही थी वो अब खत्म होंगी? आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ की गई है। एक जो है पीएम किसान समृद्धि योजना, एक राष्ट्र एक फर्टिलाइजर का है। अगर आप देखेंगे तो जो भी किसान अपने पूरा समय इसी पे क्रॉप पे ही अपना व्यतीत करना चाहिए, लेकिन व्यवसाय में, लेकिन कभी कभी उनको ऐसे होता है कि इनपुट्स के लिए या कोई इनके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जगह जाना पड़ता है, इससे इनका समय नष्ट भी होता है। तो ये जो हमारा पीएम किसान समृद्धि योजना है, इस योजना के अंतर्गत सारे इनपुट्स जैसे कि आपके बीज है और फिर आपका फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, मशीनरी हो, ये सारे चीज एक ही जगह पे उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जैसे अभी आज मिट्टी की परीक्षण, बीज का परीक्षण, ये सारे सुविधाएं भी एक ही जगह पे उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जैसे अभी हमारी कॉमन सर्विस सेंटर्स है, जहाँ पर किसान को गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम के बारे में, उसमें कैसे लाभार्थी बनना चाहिए, ये सारी
चीजों के बारे में भी इसी स्थान पे एक ही दुकान पे ये सारी जानकारी हो जाएगा। तो ये ऐसे है कि जैसे अगर आपका ये जैसे बिग बाजार जाएंगे तो सारे एक ही जगह पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस तरह की किसान अपने नजदीकी कोई इस तरह की दुकान में जाएंगे, पीएम KSK की दुकान, तो वहां पर बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे होगा। इससे उनका समय भी बचेगा और अपने पूर्ण समय जो है ये व्यवसाय पे अपने ध्यान दे सकते हैं। इस वजह से उनका उपज भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो ये छोटे और किसानों के लिए जैसे भी ये जैसे हमारे ये जो फर्टिलाइजर की दुकानें हैं ये 3 स्तर पर है। एक तो विलेज स्तर पर, एक हमारे ब्लॉक के स्तर पर, तीसरा जिले के स्तर पर। अगर इस तरह की सुविधाएं हमारे विलेज स्तर पे जब तक आ जाएंगे तो फार्मर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ये माने किलोमीटर के किलोमीटर तक ये तो पूरे डिवीजन स्तर पे जाते हैं, जिले स्तर पे जाते हैं, तो ये सारे समय इनका अच्छा अपने कार्य पर रखने के लिए समय मिलेगा। एक तो ये चीजें हैं और वन नेशन वन फर्टिलाइजर का भी यही उसकी उद्देश्य है कि आज के देश में आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ब्रांड की फर्टिलाइजर्स बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे अगर आप यूरिया का भी देखें तो यूरिया की बहुत सारे ब्रांड्स हमारे मार्केट में आते हैं। तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है फार्मर में कि कौन सा लूं। तो ये इसी कंफ्यूजन में वो जैसे इनका जो भी ओपिनियन होता है ये इधर आपके डीलर की कहने पर हो जाएगा या आप जो अपने साथी जो कहेंगे कि नहीं ये ब्रांड नहीं वो ब्रांड लो। इस वजह से इनका जो है अपने सही ढंग से इसका सही ढंग की फर्टिलाइजर नहीं ले पाते हैं। और दूसरा है कि जैसे ब्रांड की प्रेफरेंस की वजह से वो वेट करते रहेंगे कि जहां दूर से आ जाए। जैसे हमारे फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रीज है अलग अलग जगह पे है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग जगह पे। तो अगर वेस्ट की है कहीं महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक जो है ये फर्टिलाइजर की ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। तो एक तो हमारा सब्सिडी में भी ज्यादा उसमें असर होगा और दूसरा समय, जब अगर आप देखेंगे तो जो हमारा कल्टीवेशन है तो ये समयबद्ध तरीके से होता है। अगर समयबद्ध तरीके से हमारा फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा फिर तो ये कोई यूज ही नहीं है। तो अगर एक ही ब्रांड हो तो इस तरह का कोई प्रेफरेंस नहीं होगा क्योंकि सारे अच्छे गुणवत्ता के फर्टिलाइजर्स सारे मानक तो सारे फर्टिलाइजर्स का एक ही होता है, एक तरह की फर्टिलाइजर का, जैसे चाहे वो यूरिया हो, MOP हो, DAP हो, सारे का अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक ही तरह का उनका मापदंड होता है। तो अगर एक सेम है तो इसकी ब्रांड प्रेफरेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसी वजह से ये भारत ब्रांड का भी परिकल्पना की गई है। ये फार्मर्स के लिए बहुत फायदेमंद होगा, सस्ते में मिलेगा और गुणवत्ता के फर्टिलाइजर उपलब्ध होंगे और एक ही जगह पे इसको ले सकते हैं जो अपनी नजदीकी दुकान जहां पर है, जिससे समय का भी उनका नष्ट नहीं हो। बिल्कुल नीरजा जी, किसानों के लिए जो एक समय की बचत, लागत की बचत, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और खासकर एक पूरे उर्वरक के बाजार में जो एक भटकाव था उसे भी कम करने के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद, किस तरह से तकनीक और विज्ञान के इस्तेमाल ने भारत के किसानों को न सिर्फ बदला है बल्कि आत्मनिर्भर भी बनाया है और आने वाले समय में इस तरफ किस तरह की प्रगति आप देख रहे हैं? आज जो 2 घोषणाएं हुई हैं या फिर हम कहें 2014 के बाद से की प्रगति को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, विज्ञान और तकनीकी का जो आज संदर्भ रहा वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पूरा उसको दर्शाता है कि एक स्कीम है, एक योजना है जो कि तकनीक और विज्ञान दोनों को एक साथ लेकर चलती है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सोच थी 2019 में जब PM किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई 24 फरवरी को 2019 में। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि हम लोग अब जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं जिनकी छोटी छोटी जमीन है उन तक हम अपना जो सब्सिडी है, जो छोटी छोटी उनकी जरूरतें होती हैं, ये सीड को ले लीजिए, बीज को ले लीजिए, इम्प्लीमेंट्स को ले लीजिए, या अभी नीरजा जी ने कहा कि फर्टिलाइजर उनके जो PM किसान समृद्धि जो केंद्र हैं वहां से वो ले सकते हैं। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें जो लेने जाते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है और जब भी कोई एक सीजन आता है
तो पैसे के लिए कभी बैंक जाते हैं, कभी किसी और के पास जाते हैं गांव में, और ये उनको ठीक समय पे मिल जाए ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता। तो इसके लिए उन्होंने, ये एक बड़ी सोच थी उनकी, उन्होंने कहा कि जब हम तकनीक की ओर जा रहे हैं, विज्ञान की ओर जा रहे हैं, तो क्यों ना हम किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा हम ट्रांसफर कर सकें। तो तभी कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी की सोच के बाद ये पीएम किसान सम्मान निधि का लॉन्च करवाया माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से, और तब से लेकर अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये हम लोग 11 करोड़ से अधिक किसानों को जा चुका है। और ये किसान जनरली वो हैं, छोटे किसान हैं, जो कि 85% किसान हमारे, आप जानते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास जाती है। और इस जो तकनीक है और विज्ञान का जो मेल है पीएम किसान सम्मान निधि, ये दर्शाता है कि किस तरह से हम लोग उस समय भी पैसा दे पाए किसानों को, जिस समय की चारों तरफ लॉकडाउन था, कोविड था, और हम लोगों के पास पहुंच नहीं सकते थे। तो उस समय पीएम किसान सम्मान निधि ही किसानों के हित में आई, और उस समय 2000 रुपये सीधा उनके अकाउंट में पहुंचा, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। और इससे जो कोविड में 1,60,000 करोड़ रुपये हम दे पाए, वो डीबीटी स्कीम के आधार पे दे पाए। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से 16,000 करोड़ से अधिक रुपये की जो 12वीं किस्त जारी की गई, उसके बाद अब 2,16,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे, 11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को गया है। तो बट तकनीक और विज्ञान का जो आपने बात की, उसके लिए मैं आप 2 मिनट लेना चाहूंगा। उसमें ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि बाहर से तो बहुत सिंपल स्कीम दिखती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जो कि पूरे बैंकों को जोड़ती है, किसानों को जोड़ती है, फिर उनके आधार को जोड़ती है, फिर उनके लैंड जो है, रिकॉर्ड्स हैं, उनको जोड़ती है, और फिर हम उन सबको जोड़ के निकालते हैं कि भाई एलिजिबल किसान कौन है, जो पात्र किसान कौन है, वो पता चलता है। और उसके बाद पात्र किसान को उसका अकाउंट कौन सा है वो पता चलता है। और फिर कुछ ही मिनटों में, जब प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी बटन दबाया, एक बटन दबाते हैं और मिनटों में पैसा उसके अकाउंट में सीधा सीधा पहुंच जाता है। तो ये तकनीकी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश में, जो कि हमने डिजिटल जो गुड्स, पब्लिक गुड्स हम लोग बोलते हैं, जो हमने आधार किया, या प्रधानमंत्री जी ने जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी कि सबके अकाउंट खुले, और उस समय जब जन धन योजना आई, आधार आए, इन सबको मिलाकर पीएम किसान ने उनको व्यवहार किया। और आज जो होल ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करते हैं कि सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम करे, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सरकार एक साथ काम करके ये तकनीक के बेसिस पे काम कर सकती है। जी हाँ डॉक्टर प्रमोद, और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए इनोवेशन और स्टार्टअप्स जिस तरह से कृषि क्षेत्र में नए प्रयोग लेके आ रहे हैं, वो भी आने वाले समय में किसानों के लिए न सिर्फ लाभदायक होगी, बल्कि जो लगातार बात की जाती है कि उनकी आमदनी दोगुनी हो, उनकी आमदनी बढ़े, और लागत जो उनकी लगती है उसमें कमी हो, इस पर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ 9। 3 साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository.
In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। T20 विश्व कप से पहले गाबा में आज खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 187 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। हालांकि अंतिम 2 ओवर में पासा पलट गया। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 171 रन बना लिए थे और उनके हाथ में 6 विकेट बाकी थे। 19वें ओवर में हर्षल पटेल ने सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शामी ने आखिरी ओवर 3 विकेट चटकाए। वहीं एक खिलाड़ी रन आउट हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 6 रन से गंवा दिया। इससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने एल राहुल के 57 और सूर्य कुमार यादव के 50 रन की बदौलत 20 ओवर में 7 विकेट पर 186 रन का स्कोर किया। भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को करेगी। ईरान की राजधानी तेहरान स्थित जेल में भीषण आग लगने से मरने वालों की संख्या 8 के पार हो गई है। देश की न्यायपालिका ने यह जानकारी दी कि कैदियों की मौत धुएं के कारण दम घुटने से हो गई, जबकि 61 कैदी घायल हुए हैं। इस जेल में राजनीतिक कैदियों और सरकार विरोधी कार्यकर्ताओं को रखा गया है। दोहरी नागरिकता रखने वाले लोगों को भी यहां बंद किया जाता है। इन पर अत्याचार की वजह से अमेरिका ने इस जेल को ब्लैकलिस्ट किया है। यह घटना 22 वर्षीय कुर्द युवती महसा अमीनी की पुलिस के हाथों हत्या के बाद से जारी प्रदर्शन के दौरान हुआ है। ईरान में पिछले 4 सप्ताह से हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं।
1979 की क्रांति के बाद से ये विरोध प्रदर्शन कट्टरपंथी धार्मिक नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। और यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है। देखिए क्या है वहां के ताजा हालात। करीब एक हफ्ते बाद एक बार फिर भीषण मिसाइल हमले से कीव दहल उठा। हर तरफ तबाही का मंजर, आग की लपटें, अफरा तफरी का माहौल। किसी अनजाने हमले और अनहोनी की आशंकाओं के बीच लोग दहशत में सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने को मजबूर हैं। पिछले सोमवार की तरह इस बार भी रूसी मिसाइल का निशाना बना कीव का मध्य हिस्सा। अधिकतर विस्फोट मध्य जिले के उसी हिस्से में किए गए जहां एक सप्ताह पहले भी रूसी मिसाइल ने खेल के मैदान और कीव नेशनल यूनिवर्सिटी की मुख्य इमारतों के पास चौराहे को निशाना बनाया था। सुबह सुबह एक के बाद एक कई मिसाइलों की आवाज से कीव के लोगों की नींद खुली तो बदहवास भागते नजर आए। हमले में कामिकेज और साहो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। रूसी सैनिकों ने कीव रेलवे स्टेशन सहित लगभग पूरे शहर को अपना निशाना बनाया। हमले के बाद लोग बंकरों में छिपकर खुद की सुरक्षा की। राजधानी का मध्य शेवचेंको जिला इस हमले से प्रभावित हुआ है और निवासियों से जान बचाने के लिए शरणार्थी केंद्रों का रुख करने का आग्रह किया गया। रूसी सैनिक हमारे शहर में मानवीय तबाही करना चाहते हैं। हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कीव के 200 से अधिक इमारतें रूसी हमलों से नष्ट हुई हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की मौत हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके सैनिकों ने सटीक हथियारों का उपयोग करके यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और बुनियादी ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया। रक्षा और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बोत्सवाना के अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सहकारिता मंत्री डॉक्टर लेमोगोंग पॉपे 6 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान लेमोगोंग पॉपे उत्तर प्रदेश और गुजरात भी जाएंगे। बोत्सवाना के विदेश मंत्री क्वापे बुधवार को गुजरात के केवड़िया में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बोत्सवाना के विदेश मंत्री क्वापे की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। बैंकिंग घोटाले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि पिछले कई सालों में दर्जनों बैंकिंग घोटाले हुए हैं, जिन्हें रोकने में आरबीआई नाकाम रही है। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी नेता मनोज तिवारी को राहत नहीं मिली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मुकदमे में मनोज तिवारी को निचली अदालत से जारी समन को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। तिवारी ने समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 2019 में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के कई नेताओं पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। बीजेपी के नेताओं ने सिसोदिया पर स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण को लेकर घोटाले करने का आरोप लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में यूएपीए के तहत आरोपी ज्योति जगताप को जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया है। 32 वर्षीय जगताप कबीर कला मंच के सदस्य है। यह सांस्कृतिक समूह जिसे प्रतिबंधित भाकपा के प्रमुख संगठन के रूप में ब्रांडेड किया गया है। ज्योति जगताप को एनआईए ने सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर के उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 16 साल या उससे ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की शादी करने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए मामले में वरिष्ठ वकील राजशेखर राव को एमिकस क्यूरो नियुक्त किया है। बीजेपी ने अंधेरी पूर्व उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को वापस लेने का फैसला किया है। भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की रुजुता लटके के खिलाफ मुर्जी पटेल को चुनाव में उतारा था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर
बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा के अनुसार किसी मृत विधायक या सांसद के परिजनों के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करना है, इसलिए निर्णय लिया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सीमावर्ती जिले पूंछ के सुरनकोट उपमंडल में एक ठिकाने का भांडा फोड़कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। एक आतंकवादी ठिकाने की मौजूदगी के बारे में एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुरनकोट उपमंडल के सांगला गांव में एक तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें एक पिस्तौल, AK-47 की गोलियां, UPGL और IED बैटरी 15 से अधिक संख्या में बरामद की गयी। गृह मंत्रालय ने आज AG-MUT कैडर के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मंत्रालय को 16 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार पुलिस से जितेंद्र नारायण और अन्य द्वारा एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब कनेक्टिंग फ्लाइट पाने में आसानी होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करेगा। फेज 3A के तहत दिल्ली एयरपोर्ट अब यात्रियों की कनेक्टिंग यात्रा को सुखद और परेशानी मुक्त बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करेगा। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए 7 खाद्य और पेय काउंटर, 10 चेक इन काउंटर, 15 फ्रिस्किंग बूथ और 8 एक्सरे मशीन होंगी। ORS के जनक और मशहूर बाल चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें फेफड़ों की समस्याओं समेत कई उम्र संबंधी बीमारियां थी, जिसके चलते उन्हें कुछ हफ्तों पहले कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान लाइफ सेविंग सॉल्यूशन को विकसित करने और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है।